बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारा साथी हमारे साथ हरमीत सिंह भी मौजूद है। मेरे ख्याल में पहले चल के हरमीत ही का रुख करते हैं। हेलो हरमीत जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक सर, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। खूब लाल पगड़ी में लाल उसके अंदर आप अच्छे लग रहे हो और लग रहा है कल की छुट्टी जो जबरदस्ती आपको करनी पड़ गई। हमें मालूम है आपने पूरी कोशिश की दफ्तर आने की, लेकिन रास्ते सारे बंद थे। यस बिल्कुल जी। आपकी पगड़ी की तरह जो रेड जोन है ना, बस मेरी कोशिश तो थी जी। हमारा ऑफिस बिल्कुल रेड जोन में और हमारे यहाँ स्टाफ की भी कमी थी, बल्कि ना होने के बराबर था। ऑफिस बिल्कुल तकरीबन एक दो बंदे थे ही ऑफिस में, बाकी सबकी छुट्टी हो गई थी, जबरदस्ती कराई दी हमारी छुट्टी। पर बहरहाल हमने कोशिश की कि छुट्टी का फायदा उठाएं और उस छुट्टी का भरपूर फायदा भी। यानी कि आपका तो लॉन्ग दोनों सुनाए, आप लोगों का वीकेंड मेरे ख्याल में अच्छा ही गुजरा होगा। मेरा बिजी था कुछ जाती मसरूफियात की वजह से, और रऊफ साहब का मसरूफ था शो की वजह से। बट आपने मेरे ख्याल में लॉन्ग वीकेंड नहीं, लॉन्गेस्ट वीकेंड एंजॉय किया होगा, लाइक सैटरडे संडे एंड मंडे। अब हरमीत कहेगा नहीं मैं तो छुट्टी वाले दिन भी काम करता हूँ, दफ्तर आता हूँ। मैं हमें वक्त ज़ाया नहीं करते, बहुत कुछ है हमारे पास। हम चलते हैं जरा रुमा से पूछते हैं आज का रनडाउन क्या है। बिल्कुल यस, तफसीलात क्या है आज टॉप स्टोरीज आज की शेयर करते हैं। सबसे पहले आगाज डेली डोज के साथ, उसके बाद इजलास अफगानिस्तान के लिए कितना मौसर कारआमद साबित होगा, इसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज को डिस्कस करेंगे। बड़े अहम ऐलानात हुए हैं। न्यूजीलैंड की टीम अगले बरस दौरा करेगी, यस, दिसंबर 22 और इसके बाद अप्रैल में भी किया जाएगा, 23 मार्च अप्रैल में भी फिर वो आएंगे, उसमें भी होगा। इस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर निकाहनामे में कुछ बड़ी तब्दीलियां और चेंजेस किए गए हैं, क्या वजह बनी, क्या जरूरत पेश आई कि ये तमाम तब्दीलियां जो हैं इनकी करनी पड़ी, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में ख्वाजा सुराओं ने असेंबलियों में नुमाइंदगी और वरासत में हक देने का मुतालबा पेश किया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। डेली डोज के साथ आगाज करते हैं और सबसे पहले हमारे पास जनाब स्टोरी ये है, और वो पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया के जॉइंट मीडिया के हवाले से है। पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया के जॉइंट मीडिया के हवाले से अहम ऐलान किया गया है, और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने यह ऐलान किया। और उनका यह कहना है कि पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया के दरमियान मीडिया में ताउन किया जाएगा, तमाम जो रवाबित हैं उनको फ़रोग दिया जाएगा, बिकॉज तीनों ममालिक में एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए कोलैबोरेशन के साथ एक मीडिया जॉइंट मीडिया वेंचर किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि हाँ, मेरी राय अपनी ये है कि अगर ये प्लेटफॉर्म OIC के वहाँ से मुयस्सर हो, उसको बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस्लाम पूरे की ओवरऑल प्रोजेक्शन के लिए एक ऐसा TV चैनल या ऐसा मीडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले भी ये तजवीज़ आई थी कुछ अर्सा पहले भी, जिस वक्त पाक, मलेशिया और टर्की के जॉइंट वेंचर की, लेकिन फिर उसमें यह हुआ कि और भी बहुत सी कोलैबोरेशन होनी थी, जिसके ऊपर सऊदी अरब नाराज़ हो गया पाकिस्तान से और उसने अपने पैसे वापस मांग लिए है, अपनी वो जो तेल वाली रियायत थी वो वापस ले ली। तो इसमें यह नए ख़तरा हो। दूसरी बात यह है कि हम अगर देखें तो टर्की तो बहुत एडवांस्ड है टेलीविज़न अपने उसमें, और मलेशिया भी हमसे कम से कम ज़्यादा एडवांस्ड है, हम काफ़ी पीछे हैं। तो हमारे ज़रा थोड़ा सा ये है कि जी हरमीत जी बिल्कुल रऊफ साहब, आपने जिक्र किया तो इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म इससे पहले भी तजवीज़ दी गई थी, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि सऊदी बुरा मान गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे मलेशिया की बात करें तो पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वहाँ का मीडिया उसी तरह आज़ाद नहीं है जो यहाँ का मीडिया है। वहाँ पे एक दो TV तीगा, TV दुआ और तीगा लीमा जो है वो 3-4 चैनल है, वो भी सरकारी, बिल्कुल उसी के जो स्क्रिप्ट दी जाती है उसी को पढ़ा जाता है। तो अगर ये चैनल आ जाते हैं तो कई लोगों का जो, अगर हम मलेशिया के लोगों की बात करें तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स है, लोगों को बड़े मसाइल का सामना है। लेकिन जो ओपन मीडिया नहीं है, खुला मीडिया नहीं, आज़ाद मीडिया नहीं है, तो वहाँ पे ये सिचुएशन है कि लोगों की जो मसाइल हैं वो सामने नहीं आते। ऐसे में अगर ये प्लेटफॉर्म बन जाता है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर आपने न्यूज़ स्प्रेड करनी है, अपना एक मुख्तलिफ ममालिक तक अपनी चीज़ें लेके जानी है, तो ये एक अच्छा वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि कई ममालिक की नाराज़गी जो है वो दोबारा सामने आ सकती है। खतरा सबसे बड़ा यही है कि अगर पाकिस्तान और तुर्की और मलेशिया दोबारा आ जाते हैं तो कई इस्लामी ममालिक का इस पर एतराज़ दोबारा आ सकता है। अच्छा रऊफ साहब, जो आप बात कर रहे थे कि OIC के प्लेटफॉर्म से होना चाहिए था, आपका मतलब है कि तमाम मुस्लिम ममालिक का एक जॉइंट मीडिया होना चाहिए? बिल्कुल, मेरा तो अपना ख्याल ये अंग्रेजी में होना चाहिए और उसमें एक जॉइंट फंड बना के
और उसको इस्लाम की प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है उस पर फिर किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। तो हमारा अपना जहाँ तक हाल है, हमसे पीटीवी तो चल नहीं रहा, तो हम बाकी क्या चलाएंगे। पीटीवी का बुरा हाल हुआ है। हाँ, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी भी ख़राब हो गई, हमारे फंडिंग भी ख़राब हो गई, हमारी मैनेजमेंट भी ख़राब हो गई। तो सरकारी उसमें जब भी कोई चीज़ शुरू होने लगती है ना, तो ख़तरा होने लगता है, महसूस होने लगता है ख़तरा कि पता नहीं इसका क्या हाल। अच्छा, इससे पहले भी पाकिस्तान और टर्की के कोलैबोरेशन के साथ एक मीडिया का ऐलान किया गया था, पर उस पर प्रैक्टिकली कोई काम होता अभी दिखाई नहीं दे रहा। अब ये तीनों ममालिक को यकजा करके इनके दरमियान जो मीडिया रवाबित है इनको प्रमोट किया जाएगा। लेट्स सी इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब स्टार्ट होती है, किस तरह से स्टार्ट होती है। बट हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और हम अक्सर अपने शो में डिस्कस करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी नायाब और कीमती चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली किसी भी मुल्क का असासा होती है। सिमिलरली पाकिस्तान का भी ये तमाम चीज़ें असासा हैं। सो कराची में नस्ब की गई एक कदीम घड़ियाल थी जिसको 1935 में नस्ब किया गया था KMC की बिल्डिंग में। उसके बाद ये ख़राब हो गई। अब इसकी बहाली का काम, इसको बहाल भी कर दिया गया है, इसकी मरम्मत की गई है और जर्मन इंजीनियर्स की जानिब से इस घड़ियाल की मरम्मत की गई है। और उनकी जानिब से ये बात सामने आ रही है कि अगले 200 साल तक अब इनकी मरम्मत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 86 साल तकरीबन पहले नस्ब किया गया था बरतानवी दौर में, और एक पुराने कराची का एक आपको संगे मील एक तरह का था। यहाँ पे देख के लोग अपनी घड़ियाँ ठीक करते थे, इसका घंटा भी बजता था टन करके। और मैं खुद काफ़ी जब कराची में रहता रहा हूँ तो ये ख़राब पड़ा हुआ था, तो हम बहुत कहते थे कि काश इसको ठीक करके इसको बेहतर बनाया जाए और लोग देखें उसी तरीके से। तो पुराने ज़माने में ज़रा मतलब आप ये देखो कि जब लोगों के पास इतनी घड़ियाँ नहीं होती थी तो मुख्तलिफ शहरों में घंटा घर होते थे। गुजरांवाला का घंटा घर, फैसलाबाद का घंटा घर, सियालकोट का घंटा घर, लोग जो है वो उसी को देख के अपने वक्त का तयन करते थे। इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि लोग इससे अपने टाइम जो थे वो ठीक करते थे, उसके मुताबिक करते थे। मतलब बिल्कुल यही है। तो बड़ी अच्छी बात है, जर्मन इंजीनियर्स का शुक्रिया अदा किया जा सकता है। और हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती तो वो ख़राब हो जाती हैं। और सिमिलरली इसके साथ भी यही मामला था कि किसी ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी थी, जो घड़ियाल इंतज़ामिया बेसिकली है। बट अब इसको ठीक कर दिया गया है, बहाल कर दिया गया है। हरमीत का क्विक कॉमेंट ले लें, फिर अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। जी हरमीत। जी बिल्कुल, रऊफ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि मुख्तलिफ ज़माने में मुख्तलिफ अदवार में इतनी घड़ियाँ तो थी नहीं, और अंग्रेज़ों ने ये काम किया, बहुत सारे काम उनके बहुत अच्छे थे। तो वो ज़ाहिर बात है कि लोग उसका वक्त का तयन वहाँ से लगाते थे और लोग मजमा होता था। और वैसे ये जो कराची की थी, रऊफ साहब ने जो बात की, मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि मैं भी जब वहाँ था तो मैं भी ये सोचता था कि काश इसको ठीक कर दिया जाए। लेकिन चलो, जर्मनी के लोगों का भला हो कि आज काम कर दिया जो हम सोचते थे। देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और जनाब सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले एक स्कल्पचरिस्ट हैं। इन्होंने इंटरनेशनल एक मुकाबला अपने नाम किया है जिसमें तमाम अरब कंट्रीज़ के जो स्कल्पचरिस्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने नंबर 1 पोजीशन अपने नाम की है। और इस बात का ऐलान गुज़श्ता रोज़ लंदन में किया गया और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है बिकॉज क्रिएटिविटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त। अभी आप ये विजुअल्स में भी देख रहे हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जो इसी स्कल्पचरिस्ट की है जो इन्होंने बनाई है। सो इस बात पर इनको अवार्ड से नवाजा गया है। मुकाबला बेसिकली इन्होंने अपने नाम किया जी। ये देखो ना, मुजस्समा साद हैं ये, बहुत मशहूर, इससे पहले भी कई अवार्ड जीत चुके हैं। तो ये मुजस्समे इन्होंने बनाए हैं, सऊदी अरब से ताल्लुक़ है। हैरत की बात यही है कि सऊदी अरब वैसे एक जैसा मुल्क है, वहाँ पे मुजस्समा साजी या इस तरह का कोई फ़न फ़रोग पाए मतलब जहन में नहीं आता। लेकिन अब सऊदी अरब बहुत मॉडर्न हो रहा है। हमने जैसे देखा कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, फैशन शोज़ भी हो रहे हैं और दूसरे आर्ट्स की तरफ भी तवज्जो जा रही है। तो मेरे ख्याल में इसी बुनियाद के ऊपर ये इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। बिल्कुल ठीक। हैरत हरमीत को भी हुई होगी कि सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाला। बिल्कुल रऊफ साहब, अगर हम देखें तो ख़ासकर अब ख़वातीन के हवाले से भी सऊदी अरब दोबारा जो वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे तो मैं अखबारात में देख रहा था कि उनकी जानिब से ये बात भी की गई है कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाए, प्रीफर दिया जाए, क्योंकि ख़वातीन तो ऐसे में जो मर्द हजरात हैं ख़ासकर उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आया होगा कि ख़वातीन को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी अब जॉब्स के मुकाबले में। और आपकी बात दुरुस्त है कि दीगर कई सारी चीज़ों के बारे में सऊदी अरब का मौक़िफ़ बदल चुका है, तब्दील हो चुका है और वो चाहता है कि 2030 का जो ये
साल होगा तो यूरोप से वो ज़्यादा आगे मॉडर्न की तरफ निकल जाएंगे, और उनकी कोशिश ये है कि अब इकॉनमी इस तरफ से ज़्यादा हो, क्योंकि तेल का अगर हम देखें तो पेट्रोलियम मसनूआत का जो रुझान है आने वाले दिनों में बहुत कम हो जाएगा। ज़्यादातर जो मामलात हैं वो ग्रीन इकॉनमी पे सारी चीज़ें जा रही हैं, तो ऐसे में कतर और बहरीन और ऐसे ममालिक भी आपके सामने, मुकाबला भी टफ है। तो सऊदी अरब ने ये मौक़िफ़ तब्दील कर दी और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हर नए दिन के साथ नई तब्दीली हमें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल तो ठीक हमारा हो भी गया। चूंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो चलते हैं अगली की स्टोरी की तरफ आते हैं। हरमीत, जरा मुझे ये बताएं, कभी आपने ऐसा सुना और कभी देखा कि 78 इयर्स की एक खातून दादी वेट लिफ्टर हो? कभी ऐसा सुना? मैंने नहीं सुना। हाय हाय, है ना? कमाल है। वैसे पहली बार सुन रहा हूँ, बाबाओं को बहुत देखा है मैंने, लेकिन खातून भाभी अम्मी अम्मा को देख के ना बड़ा मुश्किल लग रहा है वैसे। लेकिन फुर्ती होगी कमाल की भाई, 78 साल उम्र में। बिल्कुल, नोरा लैंगडन इनका नाम है और ये कोई आम दादी नहीं है। और ये भी है जनाब कि अगर आपकी दादी जो है वो 200 पाउंड से ज्यादा का वजन उठा सके और उनके अपने वेट से दुगना ये वजन हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि हमारी दादी इस दादी से बेहतर दादी है। सो ये जो दादी है 78 साल की उम्र में ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। 2007 में इन्होंने अपना वेट लिफ्टिंग करियर स्टार्ट किया और उसके बाद इन्होंने 22 के करीब कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, जिसमें से 20 में ये फाते करार पाई। और इस वक्त ये दादी आप जनाब पब्लिक न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जनाब, बड़ी दबंग दादी हैं। कमाल है भाई इस दादी के, आप ये देखो ना। नहीं, ये महादादी है। हाँ, और 78 साल उम्र है भाई, मतलब सबसे बड़ी बात यह है। और अपने वजन से दुगना वजन उठा रही हैं, पता नहीं कितनी प्रैक्टिस करती होंगी। यानी कहा यह जा रहा है कि जब लोग हमारे यहाँ 78 साल की दादियाँ बेचारियाँ चारपाइयों पे दिन गिनते रहती हैं कि भैया कब फरिश्ता मौत का है और हमें ऊपर लेके जाए, या बहू पे रोब चला रही है, लेकिन दादी कमाल की है, या बिस्तर पे लेटे, या हमारी दादी जो है बिस्तर पे लेटे लेटे बहुओं पे रोब जमा रही होती है, ये करो वो करो फलां करो। वेट लिफ्टिंग का उसको अंदाजा नहीं होता। बट इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब लोग रिटायरमेंट की उम्र में होते हैं और लोग रिटायर होने का प्लान कर रहे होते हैं, उस वक्त इन्होंने ये सोचा कि मैं वेट लिफ्टिंग शुरू करूं और इंतहाई कामयाब वेट लिफ्टर बन गए। इंटरनेशनल अवार्ड्स बहुत सारे इन्होंने जीते हैं। हाँ, मैं भी एक दिन ऐसी दादी बनूंगी बड़े होकर। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे। यहाँ पर तो हमारा डेली डोज खत्म हो गया है, बट एक अफसोसनाक खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते चले कि मारूफ माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी साहब कराची में इंतकाल कर गए हैं। वो ब्रेन हेमरेज के बाद आगा खान अस्पताल में जेर इलाज थे। पाकिस्तान में मेडिकल की फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर ताहिर शमसी का। और अगर पहली बार जिक्र किया जाए कि पाकिस्तान में पहली बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुतारिफ किसने कराया था, तो 1995 में ये सहरा डॉक्टर ताहिर शमसी के सर पर सजता है। और दूसरी बात कि कोविड के दौरान भी इनकी बेशुमार खदमात रही हैं। और जब पहली बार जो प्लाज्मा डोनेट करके, प्लाज्मा किसी को अतिया करके आप कोविड को ट्रीट कर सकते हैं, वो इलाज भी इन्होंने ही पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया था। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, इनको इनकी अगली मंजिलें आसान करें। आमीन। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा हम ताहिर शमसी का बड़ा अफसोस, लेकिन यह है कि बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद होंगे। हम चल के बात करते हैं ज़रा एक KPK के बल्दियाती इंतखाब ऐसी नाकाबिल यकीन शिकस्त हुई है PTI को कि हैरत में पड़ गए हैं सब लोग। इतनी कम सीटें और JUIF जो इमर्ज की है उसके हवाले से भी हम चलते हैं बैरिस्टर साहब से जरा बात करते हैं कि क्या सूरत हाल हुई, क्या बनी क्या ये। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइए, ये हुआ क्या? मतलब वैसे तो बहुत से बयान आपके आए, ये आपस की गिरोही जो सियासत है उसकी नज़र हो गए इलेक्शन, या PTI की महंगाई जो है उसके ऊपर काबू ना पाया जाना, ये बुनियाद बनी है। लेकिन ये क्या हुआ क्या? पहली बात तो यह है कि जो आपने अपने इब्तदाई कलमात में इबरतनाक शिकस्त की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, मेरे ख्याल में मैं उससे इत्तेफाक ना करने की जसारत करूंगा। इबरतनाक शिकस्त तो कोई नहीं है। अलबत्ता JUI यकीनन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर आप उनकी सीटों का और तहरीक इंसाफ की सीटों का मुआवजा करें तो चंद सीटें यकीनन उनकी ज्यादा हैं, लेकिन उनको इतना बड़ा मार्जिन नहीं है जिसको आप इबरतनाक शिकस्त कह सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी अगर वोटों की तादाद को देखा जाए और सीटों की जो नीचे लेवल पर जो सीटें जीती गई हैं मेयर्स का हटाकर, तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया है।
वोटों की तादाद हमारी आज में मिलाकर बाकी पार्टियों से ज्यादा बनती है जो वोट पोल हुए हैं पीटीआई के कैंडिडेट्स के फेवर में। ये तो इलेक्शन कमीशन की स्टेटिस्टिक्स हैं जिनमें मैंने बात की है। जहां तक चंद सीटों के हारने का ताल्लुक है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी की अंदरूनी जो तंजीमी इख्तिलाफात थे उसका नुकसान पार्टी को इन इलेक्शंस में उठाना पड़ा है। और उसमें यह था कि पार्टी के अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी ही के कारकुन जो नाराज हो गए थे टिकटों की तकसीम पर, वो खड़े हुए और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से पार्टी का वोट तकसीम हो। ठीक है। और ये अच्छा बैरिस्टर साहब, जिस तरह से ठीक है आपने कहा कि इबरतनाक शिकस्त नहीं थी, ठीक हो गया, बट आप देखें कि हमारे यहाँ पर आम तासुर ये है कि बल्दियाती इंतखाबात में वो पार्टी विन करती है जिसकी हुकूमत हो। सूबाई हुकूमत भी आपकी, फेडरल में भी आप लोग, बट उस हिसाब से अगर हम सीटों का मवाजना करें तो उस हिसाब से आप लोगों ने नशस्तें नहीं हासिल की। सो उस तनाजुर में ये बात की गई थी। बट अब ये बताएं कि अवाम कहीं ना कहीं नाला तो है, क्या अब आप लोगों को वीक पॉइंट्स नजर आते हैं जिन पर काम करने की जरूरत है? बिकॉज आइंदा आम इंतखाबात भी हैं, सो उसके लिए आपको क्या चीजें जो हैं, क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं जिनको ठीक करने की अब जरूरत है? जी, पहली बात तो यह है कि मुझे खुशी हुई आपका ये इब्तिदाई कमेंट सुनकर कि बिल्कुल हुकूमत जिसकी होती है तो अमूमन रिवायत यही है कि वही बल्दियाती इंतखाबात जीतते हैं। लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने पहली बार ये साबित कर दिया कि हमने इलेक्शन भी करवाए और ट्रांसपेरेंट करवाए, कोई मुदाखलत सरकारी नहीं हुई, इसीलिए हमारी मुखालिफ पार्टियों को वोट भी पड़े और उन्होंने सीटें भी निकाली। तो एक तो ये क्रेडिट मैं सूबाई हुकूमत को, खासतौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब महमूद खान साहब की जो सुपरविजन थी उसको दूंगा, क्योंकि ये उन्हीं की वजह से हुआ। दूसरी बात, जहां तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, यस, पार्टी के सामने इस इलेक्शन के नतीजे में कई चीजें आई हैं जिन पर अब फैसला होगा, जिन पर इक़दाम उठाए जाएंगे। उसमें कुछ तंजीमी सख्ती भी होगी कि तंजीमी तौर पर जिन लोगों ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है उनको भी देखा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ टिकटों के तकसीम को और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन ऑफ टिकट्स है, उसको मजीद फाल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। और मुझे यकीन है कि जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला आएगा उसमें इंशाल्लाह हम इससे बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। और एक पॉइंट जो आपके सुनने वालों के लिए मैं आपके तवज्जुह से बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि पेशावर मेयर इलेक्शन में 60,000 वोट जेयूआई ने लिए, 50,000 से कुछ ज्यादा पीटीआई ने लिए। 10,000 वोटों का ये फर्क एक तरफ रखते हुए अगर आप सिर्फ मुस्तरद शुदा वोट जो पीटीआई के थे उनको देखें तो वो 10,000 से ज्यादा बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वोट जरूर पड़े हैं, मुस्तरद इसलिए हुए हैं कि एक तो 6 बैलेट पेपर थे, एक वोटर को काफी टाइम लग रहा था फिर वो समझने में, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, और उसके अलावा टाइम का फैक्टर भी आ गया था क्योंकि एक वोटर को ज्यादा टाइम लगाना पड़ा था। तालीम की भी कमी है, आपको पता है, यहाँ पर जनरल पब्लिक में अवेयरनेस का भी इशू है। तो उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि पेशावर में भी हमने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। ये अलग बात है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हमने लूज की हैं वो हमारी यकीनन कारकर्दगी पर नेगेटिव असर तो डाल रही है, लेकिन सर आप नहीं समझ सकते बैरिस्टर सैफ साहब? जी बोलिए। जी, अगर हम देखें तो जो बात हो रही है वहां पे ज्यादातर आपके जो वो लोग हैं, स्पीकर साहब का हल्का हो गया या दीगर जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं, तो वहां पे इतनी जो लफ्ज रूस साहब ने इस्तेमाल किया है इबरतनाक शिकस्त, तो हमें वहां पे ज्यादा देखना चाहिए कि वहां पे ऐसा लग रहा है कि आपके जितने मिनिस्टर्स हैं वहां के लोकल लोग उनसे नाला नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जाने का तंजीम के हवाले से ना इन्होंने तंजीमों को एक्टिव किया। तो मेरे ख्याल नुकसान वहां पे इनको उठाना इसलिए पड़ा कि ज्यादातर लोगों के साथ इनका जो रवाबित थे वो बिल्कुल कमजोर पड़ गए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो आपको दूसरी मरतबा भरपूर आपको कामयाबी दी है। मैं आपको 4-5 अजला ऐसे बता सकता हूं जहां तहसील के इलेक्शनों में हमें शिकस्त इसलिए हुई या हमारे कैंडिडेट इसलिए ना जीत सके कि उनके मुकाबले में लोग खड़े थे। जिन मिनिस्टर्स की आपने बात की, अगर मैं आपको अजला के नाम लेना शुरू करूं, शायद आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन जिला नौरंग है, बनू है, उसके अलावा ये जो सवाबी का जिला आपने बताया मर्दान में, यहाँ पर हमारे नाराज लोगों की वजह से मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, मैं आपकी बात को रूल आउट नहीं कर रहा, ना उससे इनकार कर रहा हूँ कि यकीनन मिनिस्टरों की अपनी परफॉर्मेंस हो गई या जो भी पार्टी के उस वक्त के जो वहां के रहनुमा हैं उनके साथ नाराजगियां भी होती हैं। और बल्दियाती इंतखाबात की डायनामिक्स थोड़ी सी नेशनल या प्रोविंशियल इलेक्शन से मुख्तलिफ इसलिए होती है कि इसमें जाती इश्यूज भी आ जाते हैं, रकाबतें, रंजिशें, अदावतें ये भी रोल प्ले करती हैं, क्योंकि बहुत ही निचली सतह पर इलाकाई
लेवल पर ये इलेक्शन होते हैं, और उसमें यकीनी तौर पर जो लोकल इश्यूज हैं उनका भी रोल होता है। एक रहनुमा की अपनी किसी इशू पे पोजीशन होती है कि सड़क यहाँ से गुजारनी है, पाइप यहाँ से गुजारना है, मस्जिद यहाँ बनानी है, कब्रिस्तान वहां बनाना है, उस पर लोकल लोगों के साथ इश्यूज भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से रंजिशें पैदा होती हैं और वो फिर बल्दियाती इंतखाबात में वोट का इशू होता है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, कई ऐसे वोट हैं जिन पर वोट तो नहीं दिया गया, लेकिन इमरान खान जिंदाबाद के नारा लिखा गया है। उसका मतलब ये है कि वो पीटीआई ही का कैंडिडेट, वो वोटर था, लेकिन उसने नाराजगी की वजह से अपने उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। तो इस तरह के कई वाकयात हैं, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के लिए यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है और होना भी चाहिए, और उस पर काम भी शुरू हो गया और इसका एहतसाब भी होगा और इसका जायजा भी लिया जाएगा कि शिकस्त की क्या वजूहात है और उनको इंशाल्लाह हैंडल कर दिया जाए। अच्छा, एक जो मीडिया में खबर बहुत चल रही है और वो ये है कि ये शिकस्त इतनी ज़्यादा एक परेशान कुन है पीटीआई के लिए कि शायद अगला मरहला खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का हो ही ना, और पंजाब में भी मौखर कर दिया जाए इलेक्शंस को। कोई ऐसी बात है? मैं तो इसको फिलहाल सिर्फ एक अफवाह या गैर मुसद्दिक़ा इत्तला ही समझूंगा, क्योंकि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। केपी के जो इलेक्शंस हैं उनका 17 अजला में हो गए हैं, बाकी अजला में बाकी हैं, आधा सूबा सरहद जो खैबर पख्तूनख्वा अभी बाकी है। ये अलबत्ता एक फैक्टर हो सकता है कि चूंकि जिन इलाकों में इलेक्शन बाकी हैं वो नॉर्थ के इलाके हैं जिनमें ज्यादा बर्फबारी वगैरह होती है। ये कुछ मतलब तबसरे हो रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया गया और मेरे ख्याल में रूटीन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का प्लान है। अच्छा सर, एक और बात फरमाइएगा, मतलब ये तमाम इंतखाबात बल्दियाती हों इनको साइड पर रख दें, बट ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन उतना नुकसान नहीं पहुंचा रही जितने इनके अंदरूनी खल्फशार और आपस के इख्तलाफात जो हैं। इस पर आप क्या कॉमेंट करना चाहेंगे? आज किया ना कि इन इख्तिलाफात का थोड़ा सा खमियाजा तो हमें ये इलेक्शन में सामने आ ही गया और भुगतना पड़ गया। मेरा ख्याल है कि पार्टी इस बात से बहुत ज्यादा अवेयर है, बाखबर है, और अब इस बात का लीडरशिप को बहुत संजीदगी से इदराक हो चला है कि अंदरूनी इख्तिलाफात और पार्टी डिसिप्लिन की कमजोरी जो है उसके नतीजे में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब इस सिलसिले में जैसे मैंने पहले बात किया, बिल्कुल इक़दाम किए जा रहे हैं और अब इस सिलसिले में इंशाअल्लाह अनकरीब ही बड़े बड़े फैसले होंगे, जिसके बाद मेरे ख्याल में ये जो मसला है इसको हैंडल कर लिया जाएगा। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो दीगर अजला हैं उसमें भी इलेक्शन होने खैबर पख्तूनख्वा के, और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा का एक भरपूर मैंडेट आपको पहले भी मिला है, इस बार हम देखने के मामला कुछ बदल रहे हैं, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है? और साथ ये बताइएगा कि क्या ये वार्निंग सिचुएशन है जिस तरह ये अचानक चीजें बदल गई? जहां तक इस इंतखाबात के नताइज की रोशनी में आगे की पॉलिसी मुरतब करने का और हिकमत अमली तय करने का सवाल है, तो बिल्कुल है। हम इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं, पार्टी क़यादत भी ले रही है, हुकूमत भी ले रही है, क्योंकि हुकूमत पीटीआई ही की है। आज भी इस सिलसिले में इजलास हैं, लोगों को बुलाया गया है, उनसे रिपोर्ट्स ली जाएंगी और फिर जो भी चीजें सिफारिशात आएंगी नेशनल लेवल से, कारकुनान से, पार्टी हल्कों से, उन पर मुशावरत होने के बाद तंजीमी तौर पर फैसले किए जाएंगे। बिल्कुल होगा, एहतसाब भी होगा जैसे मैंने कहा, और आइंदा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए और पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए भी जो है इक़दाम किए जाएंगे। ठीक है मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल ने भी बात की, एहतसाब भी होना लाजमी है, प्लस जो इनके अंदरूनी खल्फशार है उनको भी सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, और ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इन चीजों को मेरे ख्याल में बेहतर होना चाहिए अगर आइंदा आम इंतखाबात में भी ऑब्वियसली हिस्सा तो लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नेंस के जो इशू हैं सामने आए हैं, महमूद खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाए जिस तरीके से उनसे उम्मीद थी। ये मीडिया में काफ़ी बात चल रही है, तो उनकी गवर्नेंस के भी इशू हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल में महंगाई है। हमने अपने प्रोग्राम में काफ़ी बार जिक्र किया है कि अपोजिशन के पास एक ऐसा बयानिया है जिसका तोड़ अब हुकूमत के पास नहीं है, और वो ये है महंगाई महंगाई महंगाई। JUIF ने हो या किसी और ने भी हो, वो इस बात के ऊपर अपनी कैंपेन चलाई और वो कैंपेन कामयाब रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपका खुश आमदीद कहेंगे। दांतों की प्रोटेक्शन, क्लेanलीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी क्यों है? बिकॉज़ ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ अगर आप अपने खानों का मज़ा लेना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके दांत हेल्दी हों, सेहतमंद हों। और ये तो कहा भी जाता है कि आप दांत नहीं तो फिर खाने का स्वाद भी कोई नहीं। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, प्रोटेक्शन वाली चीज़ को और क्लेanलीनेस के एलिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जनाब कोलगेट स्पार्कल को डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। इसका फॉर्मूला बड़ा ज़बरदस्त है। सो कोलगेट स्पार्कल आपके दांतों की मुकम्मल प्रोटेक्शन के लिए एक बेहतरीन किस्म का टूथपेस्ट है। इसमें शामिल क्या क्या है ये भी अपने व्यूअर्स को बता दें। इसमें शामिल है फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर, जो कि हर एतबार से कोलगेट स्पार्कल को एक मुकम्मल किस्म का टूथपेस्ट बनाता है। अच्छा, ये चीज़ें करती क्या हैं, ज़रा ये भी हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। फ्लोराइड, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत मजबूत रहें, उनमें कीड़ा ना लगे, उनमें कैविटीज़ ना लगें, तो इसमें शामिल है फ्लोराइड। अच्छा, फिर मोस्टली लोगों का ये कंसर्न होता है कि आपके दांत चमकते हुए हों, सफ़ेद लगें, जिसके लिए इसमें शामिल है पर्ल पाउडर और लौंग। अगर किसी को भी ठंडा गर्म लगने की शिकायत होती है या किसी भी किस्म की और दांतों की तकलीफ होती है, सो लौंग इन तमाम चीज़ों को ठीक करता है। सो लौंग आपकी सांस को महकाता भी है और इन चीज़ों के लिए भी बेहतरीन है। सो ये तमाम चीज़ों, इनका जो मिलाप है वो कोलगेट स्पार्कल को हर तरह से एक मुकम्मल टूथपेस्ट बनाता है। बिकॉज इसके पीछे एक प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च है जो आपकी पर्सनालिटी को, आपकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत बहुत ज़बरदस्त रहें, प्रोटेक्शन वाली चीज़ भी बिल्कुल ठीक रहे, क्लीन भी रहें, सो उसके लिए कोलगेट स्पार्कल को एक ज़बरदस्त किस्म के टूथ ब्रश के साथ दिन में 2 बार कम अज़ कम भी आपने लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। अच्छा, यही नहीं, कोलगेट स्पार्कल आपके लिए मौका ला रहा है कि आप ज़बरदस्त कीमती इनामात हासिल कर सकें। सो इसके लिए आपने करना क्या है कि अपने फैमिली मेंबर, किसी भी फैमिली मेंबर की कोलगेट स्पार्कल के हमरा तस्वीर हमें व्हाट्सएप करें। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बताती चलूँ। व्हाट्सएप नंबर है 0306 9319 दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, नंबर 0306 9319 इस पर आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर की कोलगेट स्पार्कल के हमरा तस्वीर हमें भेजें और हम उसको अपने शो में भी दिखाएंगे और आप इसके ज़रिए बेशुमार कीमती इनामात भी जीत सकते हैं। ज़बरदस्त है ना? ज़बरदस्त। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि हर सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले अपने दांतों को कोलगेट स्पार्कल से आप ज़रूर ब्रश करें। इस तरीके से आप तकलीफ से भी बचेंगे, कीड़ा लगने से भी आपके दांत महफूज रहेंगे और आपको चमक भी मिलेगी। ये भी याद रखिए कि कोई भी मीठा खाने के बाद आप अपने दांतों को कोलगेट स्पार्कल से ज़रूर साफ़ करें। मीठा जो है वो दांतों को कीड़ा लगा देता है, ख़राब करता है। तो उस सिलसिले में भी आप अगर ये करेंगे तो आप महफूज रहेंगे और आपके दांतों को कीड़ा नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। इससे पहले मैं व्यूअर्स के लिए एक दफ़ा फिर से दोबारा से नंबर रिपीट करती हूँ, फिर ज़रा हरमीत का भी कमेंट लेंगे कि हरमीत ने कोलगेट स्पार्कल, हम डेली बात कर रहे हैं, इस्तेमाल करना शुरू किया या नहीं की। 0306 9319 0306 9319 इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी ये नंबर देख सकते हैं। आपको करना क्या है कि अपने किसी भी फैमिली मेंबर की कोलगेट स्पार्कल के हमरा तस्वीर हमें व्हाट्सएप करनी है, वो अपने मॉर्निंग शो में भी दिखाएंगे। और जब आप हमें तस्वीर भेजेंगे, मतलब ये आपके लिए कीमती इनामात जीतने का मौका है। लकी ड्रॉ होगा, उसमें जो लोग जीतेंगे उनको कीमती इनामात दिए जाएंगे। हरमीत का जरा रुख कर लें। जी हरमीत। जी बिल्कुल रोमा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दांत नहीं है और दांत अगर सेहतमंद दांत हो तो इंसान भी सेहतमंद रहता है। और अगर मैं बात करूं, अक्सर उमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सुबह के वक्त तो ब्रश कर लेते हैं, बट नॉर्मली रात के वक्त सोने से पहले बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ब्रश करते हैं। और अगर आपने टूथब्रश की अगर आप उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं मेरे ख्याल में रात के वक्त भी, तो खासकर अगर मैं कोलगेट स्पार्कल की बात करूं तो अगर आप रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं तो बहुत सारी कैविटीज, बैक्टीरिया, जर्म्स जो नुकसानदेह साबित हो सकती है दांतों के लिए,
तो मेरे ख्याल में आप बच सकते हैं, आपके दांत उसी तरह सेहतमंद और चमकदार रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त हो गया। नंबर एक दफा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ जिस पर आपने पिक्चर भेजनी है, व्हाट्सएप करनी है अपने किसी भी फैमिली मेंबर की कोलगेट स्पार्कल के हमरा 030693197949 इज द नंबर। ये भी आप पब्लिक न्यूज की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सो इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। ऑब्वियसली इस तमाम तर मौजू पर बात करने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। सो हमारे साथ डेंटिस्ट डॉक्टर उसवा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच उसवा, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, मेरे जैसा आपने कोट पहना हुआ है, लाइक कलर इज सेम। बट एनीवेज हम जरा अपने टॉपिक पर आ जाएं। हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने दांतों को, कैविटीज ना लगे, कीड़ा ना लगे, केरीज ना हो। वैसे माशाल्लाह सब कुछ आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है, बहुत कुछ कवर कर लिया है। इसमें बस सिर्फ ये चीज़ थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो टाइमिंग होती है हमारे दांतों की सफाई के मामले में, उसमें केयरलेसनेस बिल्कुल बरतनी नहीं चाहिए। उसमें सिर्फ ये होता है कि जब हम कोई जैसे हम सुबह उठते हैं तो यूजुअली लोगों का एक पर्सपेक्टिव है कि अगर हम सुबह के टाइम नाश्ते से पहले ब्रश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये गलत है। आपने हमेशा जब सुबह उठना है तो नाश्ते के बाद एक दफ़ा टूथब्रश, और रात को सोने से पहले वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फूड पार्टिकल्स जितनी देर तक आपके मुंह में रहेंगे या आपके दांतों के साथ चिपके रहेंगे वो बैक्टीरिया को इनवाइट करेंगे वहाँ पे कैविटीज़ और कीड़ा लगाने की वजह बनती है वो सबसे बड़ी। तो उसमें सबसे पहले तो ये कि कोलगेट स्पार्कल हमारे लिए ज़रूरी मतलब ये टूथपेस्ट का यूज़ हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे पहले फ्लोराइड है। फ्लोराइड क्या करता है कि फ्लोराइड आपके दांतों को वो इन्वायरमेंट देता है जो बैक्टीरिया को रोक सके कि वो दांतों में कीड़ा लगने ना दे। दूसरा ये कि इसमें कैल्शियम मौजूद है। कैल्शियम से ये होता है कि कैल्शियम से जो दांतों की अपनी अंदरूनी ताकत होती है, जो मजबूती होती है, वो बेहतर होती है। क्योंकि कैल्शियम जितना बेहतर होगा आपके टूथपेस्ट में, आपके खाने में इवन, और आपकी हर चीज़ में जो आप लेते हैं अपनी डाइट में, वो आपको आपकी हड्डियों को और आपके दांतों को और मजबूत बनाएगा। और उस मजबूती की वजह से फिर आपके कीड़ा लगने की जो वजूहात होती हैं वो कम हो जाती हैं। और दूसरा मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि जो दांतों के साथ साथ गम्स की भी प्रोटेक्शन उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपके दांतों की ज़रूरत इससे ज़रूरी है। सिर्फ कीड़ा नहीं होता, इसमें ये होता है कि आपके मसूड़ों में भी वो बैक्टीरिया शामिल होता है जो आपके दांतों पे कीड़ा लगा सकता है, और उसकी वजह से मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सोजन होना, दांतों का कमज़ोर होना, हड्डी का कमज़ोर होना, ये सब कुछ एक प्रोलॉन्ग प्रोसीजर होता है और वो सालों में आपके दांतों को ख़त्म कर सकता है या आपकी हड्डी को ख़त्म कर सकता है अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे। उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि हम डेंटिस्ट के पास, एक जनरल डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने बाद एक विज़िट करें, और उस विज़िट में हमारी एक जनरल कंडीशन हमारी दांतों की, हमारे मसूड़ों की, वो हमें मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। उसमें स्केलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। उसमें दांतों की एक गहरी स्केलिंग, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से करा ली, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि एक पेरियोडोंटोलॉजिस्ट के साथ भी आपको रखना चाहिए अपना। अच्छा, हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी जो लोग हैं वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो। जो आप चीजें कह रही हैं कि 6 मंथ्स में एक विजिट लाजमी है, वो कोई भी नहीं करता। इसीलिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और ये मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये मैसेज अपने व्यूअर्स को बिल्कुल यही देना चाहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ की केयर करें, क्योंकि ये एक दफ़ा हाथ से निकल गई तो फिर दांत अगर नहीं रहेंगे तो फिर आपका वो ना कॉन्फिडेंस रहेगा, ना आपका वो लाइफस्टाइल रहेगा, ना आपको मज़ा आएगा। तो उस वजह से जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको जो है ना केयर करें उसकी, और केयर के लिए यही ज़रूरी है कि आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, और डॉक्टर साहब जी 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 डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन हमारी बहुत बुरी आदत भी है। सुबह के बाद आपने कहा कि नाश्ते के बाद जो है वो ब्रश किया जाए, लेकिन हम कहते हैं भैया स्वाद जो है वो आलू के पराठे का ना जाए मुंह से। लेकिन ऐसे में हम उम्मूमन ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों को गर्म ठंडा लग जाता है, वो ज़्यादा तकलीफ होती है, या मीठा ज़्यादा जो है जब दांतों पे लगता है तब भी दर्द होता है। तो ऐसे में ये कौन सी स्टेज होती है और इसे कैसे बचाया जा सकता है? ठंडा गर्म लगने को बेसिकली कहा जाता है कि सेंसिटिविटी, टूथ सेंसिटिविटी हो रही है। उसमें ये होता है कि दांतों में ठंडा गर्म लगता इस वजह से है क्योंकि मसूड़े जब कमज़ोर होते हैं तो जो आप कोई भी चीज़ ठंडी या गर्म खाएंगे वो मसूड़ों के अंदर तक जाएगी, और जो दांत की जड़ होती है उसको महसूस होता है, उसके अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो पता लगता है वहाँ पे कि वो ठंडा गर्म। तो ठंडा गर्म लगने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके मसूड़े साफ़ नहीं हैं, और आपके मसूड़े आपके दांतों के अटैचमेंट जो एक लेवल होता है उससे थोड़ा सा हट रही हैं, जिसकी वजह से आप जितनी सफाई अच्छी रखवाएंगे या जितनी दफ़ा जो है वो आप टूथब्रश
अपना जो टूथपेस्ट या उसका इस्तेमाल करेंगे दिन में 2 से 3 दफ़ा करेंगे, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके लिए स्पेसिफिकली टूथपेस्ट अलहदा भी बनती है, लेकिन कोलगेट स्पार्कल में भी ये सेंसिटिविटी प्रोटेक्शन क्राइटेरिया होता है कि वो दांतों को सेंसिटिविटी से प्रोटेक्ट कर सके। तो इसका यही हल होगा कि आप सबसे पहले अपनी सफाई बहुत अच्छी रखें, और दूसरा ये कि आप अपनी जो लाइफस्टाइल मेंटेन किया है आपने, उसमें आप 2 से 3 दफ़ा में टूथब्रश अपना रेगुलर रखें। अच्छा, ये बताइए कि टूथब्रश के बारे में भी बड़ी बात होती है कि कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी। सॉफ्ट है, मीडियम है, हार्ड है, कौन से ज़रा इस्तेमाल करने चाहिए, या ये है कि रख लें 2-3 किस्म के और हार्ड एक दफा कर लिया, एक दफा मीडियम कर लिया, या डेली चेंज करते जाए, डेली चेंज करते रहे। क्योंकि सॉफ्ट जो है वो तो मैंने देखा है कि आप 2-4-5 दफा इस्तेमाल करें तो एक किस्म का बिल्कुल उसकी जो सख्ती है वो खत्म हो जाती है, और फिर वो सही साफ नहीं करता जी। अच्छा, इसके लिए आई वुड से कि जो सॉफ्ट टूथब्रश होगा वो सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि वो सबसे पहले ये होता है कि मसूड़ों की प्रोटेक्शन के लिए, या सबसे मेरा जो कंसर्न होता है वो ज़्यादा ये होता है कि मसूड़े प्रोटेक्टेड रहें, दांतों की सफाई सॉफ्ट से भी हो जाएगी, मीडियम से भी हो जाएगी, हार्ड से भी हो जाएगी, तीनों टूथब्रश ठीक होते हैं, लेकिन सॉफ्ट आपके मसूड़ों को प्रोटेक्ट करके रखेगा। उसमें ये होता है कि जब आप हार्ड टूथब्रश यूज़ करेंगे आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने गम्स को ट्रॉमा पहुंचाएंगे, आप चोट पहुंचाएंगे उनको, जिसकी वजह से वो हटना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो इंजर होना शुरू हो जाएंगे, और फिर मज़ीद आपको फील होगा कि ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा, या फिर मसूड़ा अपनी जगह से जो है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से जो हार्ड टूथब्रश है वो बिल्कुल सही नहीं रहता। मीडियम या सॉफ्ट बहुत अच्छे रहते हैं, और रेकमेंड भी यही किया जाता है कि अगर 6 महीने के बाद आपको लग रहा है कि आपका टूथब्रश खराब हो रहा है तो आप उसको उसी वक्त रिप्लेस कर दें। बहुत ज्यादा टाइम नहीं, मेरे ख्याल में तो उसको जल्दी कर लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कर लेना चाहिए। आपको जैसे फील हो कि आपका टूथब्रश अब आपके लिए वो काम नहीं कर रहा, आप एक नया टूथब्रश जो है वो उसी वक्त परचेज कर लें, वो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से आप बार बार गम्स प्रोटेक्शन की बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में मुझे जो आपकी बात से समझ आई है कि पहले गम्स खराब होंगे, फिर मसाइल जो है वो दांतों के साथ। गम्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए? गम्स की प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले टूथपेस्ट या टूथब्रश के बाद माउथ वॉश करना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये होता है कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स टूथपेस्ट के नहीं जा सकते मसूड़ों के अंदर तक, वो आपके माउथ वॉश आपको प्रोटेक्शन देता है वहाँ पे। दूसरा ये कि गम्स की प्रोटेक्शन आप कभी भी घर बैठ के नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक डेंटिस्ट के पास विजिट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें अगर तो ये कि अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है कि आपको बहुत मज़ीद अरसे से खून आने का मसला हो रहा है, तो एक डेंटिस्ट के पास या एक पेरियोडोंटोलॉजिस्ट के पास, एक स्पेशलिस्ट के पास आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको सही तरह से गाइड भी कर सकता है और वो आपके हर मसले का हल निकाल के दे सकता है, क्योंकि जहाँ पे मसूड़ों से खून आने का मसला शुरू हो जाए वहाँ आपको पता लग जाना चाहिए कि अब आपके मसूड़ों में मसला है, और अब आहिस्ता आहिस्ता आपके वो दांतों को और हर्ट करेगा। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि हमारे यहाँ बहुत से, स्पेशली अगर हम मर्द हजरात देखें तो पान बहुत खाते हैं, सुपारी बहुत खाते हैं। अच्छा, उससे उनके ज़्यादा खाएं, अगर आप दिन में एक पान खा रहे हैं या इससे भी ज़्यादा लोग खाते हैं, आपके दांत जी है, नस्वार भी हो गया, तो उससे दांत बहुत खराब होते हैं। अच्छा, यही चीजें नहीं, हम कॉफी इस्तेमाल करें, ज्यादा चाय पिए, स्ट्रॉन्ग चाय पिए, ये भी चीजें करते हैं। इसके बाद मतलब ठीक है, एक तो कोलगेट स्पार्कल हो गया, बिकॉज जो पर्ल पाउडर है वो दांतों को सफेदी देगा, ठीक करेगा। व्हाट एल्स जो हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर सकते हैं फौरन से, ये चीजें अगर हमने खाई हैं, पी हैं, इस्तेमाल की हैं, उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये कि पान, गुटखा, चालिया, ये जितने भी लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ इसके, क्योंकि ये सरासर जो है ये बीमारी की वजह ही ये होती है। इसमें ओरल कैंसर्स भी, और इवन के आपके मसूड़ों का, दांतों का सब जो ख़राब होता है सारा सिलसिला, वो सिर्फ इस वजह से होता है कि लोगों का इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा, और इसकी एडिक्शन इतनी होती है कि वो छोड़ भी नहीं सकते फ़ौरन। तो इसके लिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप थेरेपी ऐसी लें कि ये आप चीज़ों को जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें और इसका इस्तेमाल बंद करें। दूसरा ये कि चाय कॉफ़ी तो रूटीन में हर एक जी अच्छा, आपने तो छालिया और पान और उसका तो जिक्र कर दिया, लेकिन हम उम्मन देखते हैं कि जो रेशा हो जाता है ना, गम्स की बात चल रही है, तो ऐसे में घरेलू टोटके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हमारे पठान भाई, क्योंकि मैं कैपी से हूँ, तो कहते हैं भैया नस्वार रख लेगा तो दर्द गायब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या ये वाकई से ठीक हो जाते हैं घरेलू टोटके, या इसके डेंटिस्ट के पास जाना लाजमी है? बिल्कुल लाजमी है। मैं तो आपको यही कहूंगी, क्योंकि ये छोटे छोटे टोटके और ये सब कुछ जो है, साइंटिफिक रिसर्च तो कुछ भी नहीं कहता है इसके मामले में। तो इसकी वजह से मैं तो यही कहूंगी कि ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी चाहिए कि इस तरह के टोटके और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये मजीद मसला खड़ा करते हैं आपके लिए। क्योंकि उसमें एक नंबिंग कैपेसिटी होती है, ये जब आप
कुछ भी लेते हैं, इस तरह की कोई भी देसी टोटका करते हैं, तो उसमें टेम्परेरीली या आर्जी तौर पे फर्क पड़ जाता है आपको, लेकिन मसला बढ़ता है हमेशा। तो बेहतर ये होता है कि जड़ से खत्म किया जाए। की बात करें, बैक्टीरिया है ना, बिल्कुल, बैक्टीरिया जो है जब वो तक इन्फेक्शन नहीं जाएगा आपको मसला हल नहीं होगा। बट ये जो लौंग वाली चीज है, लौंग तो मेरे ख्याल में बहुत फायदेमंद है। लौंग फायदेमंद होती है, उसमें ये होता है कि वो एक्चुअली आपके टूथपेस्ट में भी है, आपके जो है वो हर चीज में जब शामिल कर दी गई है, तो आपको अलहदा से उसका टोटका इस्तेमाल करने की। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक घरेलू टोटका ये भी होता है ना, दांतों में गर्म ठंडा लग रहा है, तो उसके लिए आप लौंग वाला पानी थोड़ा इस्तेमाल करने से कुल्ली कर लें, तो मेरे ख्याल में वक्ती तौर पर तो रिलीफ मिलता ही है। इवन कि अगर आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के भी कुल्ली करें, तो आपके मसूड़ों को भी जो है वो जहाँ पे सोजन होगी, जहाँ पे खून होगा, उस पे वक्ती तौर पे आपको जरूर आराम मिलेगा। माउथ वॉश भी बिल्कुल, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पे होता है। अच्छा, वक्ती तौर पर होता है। अभी जिस तरह मेरे दांत बिल्कुल ठीक हैं, या किसी के भी अगर दांत बिल्कुल ठीक हैं, तो हमने इनको ठीक रखने के लिए इनको मेंटेन रखना है। अच्छा, मेंटेनेंस वाली चीज में जो आप नीम गर्म पानी कह रही हैं और उसमें नमक कह रही हैं, वो ले सकते हैं ताकि दांतों की हेल्थ जो है वो मेंटेन। बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने टाइमली टूथब्रश करना और टाइमली फ्लॉसिंग करना, फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है। फ्लॉसिंग का यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादा बात नहीं की जाती, डेंटिस्ट भी एक दफा कह देते हैं, 2 दफा कह देते हैं, लेकिन बार बार इसको एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लॉसिंग, जरा आम जुबान में लोगों के लिए बता दो। फ्लॉसिंग बेसिकली एक मेथड होता है जिसमें आप नॉर्मल टूथब्रश के बाद एक धागा होता है दांत के लिए स्पेशल बना हुआ, उसके अंदर वो पूरा धागा कोटेड होता है विद द सेम मटेरियल जो हमारी टूथपेस्ट में एडेड होता है। वो हमने दांतों के बीच में उसको करके उसकी सफाई करनी होती है, ताकि आपके दांतों के बीच के जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हमें नजर नहीं आते या जो टूथब्रश से साफ नहीं होते, वो तो बड़ा क्लीन हो लंबा काम होगा। नहीं, 5 मिनट आसान काम है। अच्छा, ये बताइए, ये बाद लोग बहुत से जो है जिनको कैलुला की आदत है, दोपहर को सोने की आदत है, दोपहर का खाना खाया और सो लिया, क्या ये बेहतर है कि उसके बाद भी उठ के अपने दांत साफ किए जाए? अगर आप नहीं भी कर सकते या सोने से पहले कर लिया जाए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। उसमें ये होता है कि अगर आप खाना खाने के बाद नहीं भी दांत साफ कर सकते, आप सिर्फ रिंस कर लें, आप सिर्फ पानी से रिंस कर लें या माउथ वॉश से रिंस कर लें, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है टूथब्रश करने का। टाइम तो बहुत होता है। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि टूथब्रश टूथपेस्ट के लगा के, स्पार्कल लगा के, जो भी है कोलगेट का, कितने मिनट तक आपको अपना ब्रश करना चाहिए? ये भी बड़ा टाइम लोगों को नहीं पता होता। आपको मिनिमम से मिनिमम भी पूरा 1 मिनट देना चाहिए। 1 मिनट, पूरा 1 मिनट देना चाहिए। 1 मिनट से बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए। आप ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें मैं रेकमेंड ये करूंगी कि आप रगड़ना दांतों को जो है ना, वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता। तो आराम आराम से सर्कुलर मोशन में, यानी कि गोल गोल मोशन में आप सर्कुलर मोशन, बिल्कुल आगे वाले दांत, हाँ, वो इस तरह बड़ी क्लैरिटी मिल गई है उस पर से हमें बात करके। थैंक यू सो मच डॉक्टर, उसको आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर जाने से पहले एक दफा फिर से बताते चलें कि अगर आपने अपने दांतों को महफूज रखना है, साफ सुथरा रखना है, इसके लिए कोलगेट स्पार्कल इज दी बेस्ट टूथपेस्ट। फ्लोराइड और लौंग और इसके साथ साथ पर्ल पाउडर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके दांतों को हर एतबार से महफूज रखेंगी। इसके साथ साथ कोलगेट स्पार्कल आपके लिए ला रहा है कीमती नमाज जीतने का मौका, और आपको करना क्या है कि अपने किसी भी फैमिली मेंबर की कोलगेट स्पार्कल के हमरा जो तस्वीर है हमें व्हाट्सएप करनी है। व्हाट्सएप नंबर आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और 030693197949, इस पर आप हमें व्हाट्सएप करें पिक्चर, और इसके बाद हम वो शो में भी दिखाएंगे पिक्चर, और इसके अलावा बेशुमार इनामात आप लकी ड्रॉ के जरिए हासिल कर सकते हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा का जो गैर मामूली इजलास हुआ, इसके एलामिये के मुताबिक अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर करने, इंसानी ट्रस्ट फंड बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात जो सामने आई है कि इस इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामाबाद एलामिया मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो इजलास तलब किया गया था वो स्पेसिफिकली अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र इसको तलब किया गया था। अभी अफगानिस्तान की सूरत हाल के लिए किस कदर बेनिफिशियल साबित होगा, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करें। मीर साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, अफगानिस्तान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस इजलास को तलब किया गया था, ये बताइएगा कि अब एलामिये को अगर हम देखें और तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो ये इजलास जो है किस हद तक कारगर और मौसर साबित होगा इस अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से? देखिए, यही कह दीजिए कि बारिश का पहला कतरा है, यही कह सकते हैं हम।
और प्रॉक्सी इजलास है हमारा, हमने प्रॉक्सी के तौर पर इजलास तलब किया, सऊदी अरब की अक्सर ख्वाहिश पे किया है। और सऊदी अरब की ख्वाहिश का मतलब है कि अमेरिका गोया उसकी कंसेंट इस पे शामिल है। लेकिन इस इजलास का मतलब यही है कि अगर अफगानिस्तान के लिए फंड आने हैं तो उनको लुक आफ्टर करने का काम जो है वो इस्लामिक बैंक ने करना है। कैसे करना है, क्योंकि अफगानिस्तान में बैंकिंग सिस्टम नहीं है। अभी किसी मुल्क ने यह वादा भी नहीं किया कि वो पैसे देगा कि नहीं देगा, स्वाय सऊदी अरब के 1 अरब रियाल जो उन्होंने कमिट किया है। और अभी इस बात में ये बात शामिल है कि इसमें ये बहस नहीं की गई, ये गुफ्तगू नहीं की गई कि उनके वो फंड रिलीज किए जाए या ये है कि उनको तस्लीम किया जाए। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने की बात पाकिस्तान नहीं कर रहा, ना कुछ OIC कर रही है। इसलिए कि यूरोपीय ममालिक का, उन ममालिक का, नेटो के ममालिक का जो अफगानिस्तान में लड़ते रहे हैं, उनका ख्याल ये है, यानी कि उनकी ख्वाहिश यही है कि अभी हमने तालिबान को तस्लीम नहीं करना। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया कि मसला तालिबान का नहीं, अफगान अवाम का है। 3.8 बिलियन जिसे हम कहते हैं उन लोगों का है कि उन लोगों की 3.8 मिलियन लोग जो हैं वो कैसे अपना वहाँ उनकी जिंदगियां खतरे में हैं, उनके लिए खुराक नहीं है, उनके लिए तालीम नहीं है, उनके लिए सेहत नहीं है, उनको कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। उनकी मदद करना ह्यूमैनिटी का काम है, या कम अज कम मुस्लिम उम्मा के लिए लाजमी है कि वो इसके लिए कुछ ना कुछ करें और कोई पॉजिटिव रोल अदा करें। उस पॉजिटिव रोल की इब्तिदा के लिए पाकिस्तान ने यह काम किया है। गालिबन वेस्ट की NGOs भी इसी फंड के जरिए से अपने आप को कमिट करेंगी या दूसरे जराये से कमिट करेंगी। हुकूमतें अभी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगी, और ये इसको पहला स्टेप कह सकते हैं, एक बारिश का पहला खतरा। ज़ाहिर एक गिल्ट तो है अमेरिका के अंदर भी, लोग जब ये कहना शुरू कर देंगे जब हम अफगानिस्तान में इतने साल 20 साल इन्वेस्टमेंट की, वहां के लोगों की हम नेशन बिल्डिंग करते रहे गोया, तो उस नेशन बिल्डिंग का क्या ये नतीजा है कि उस कौम को तबाह करके आ जाए, तो अंदर का जमीन तो बोलेगा ना जी, एक गिल्ट तो पैदा होगा। उसी के जवाब में शायद वो मदद भी करें, कुछ पैसे भी आए, लेकिन ये है कि प्रॉपर चैनल, और हम उस सिलसिले में अपना जो रोल अदा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बेहतर है या कैसा है, इतराज़ात भी आ रहे हैं लोगों को कि हम उनका फेस जब बिल्ड करते हैं। अच्छा मीर साहब, अगर हम देखें के बारे में जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने कहा, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो गलत हमने अंदाज इख्तियार किया। हम करज़ई ने तो ये ट्वीट किया कि हम अफगानिस्तान के माशरे को तकसीम करना चाहते हैं, लेकिन शायद मगरब वाले फिर भी इस बात को समझ नहीं पा रहे और वो इस बात को और एंगल से लेते हैं कि हम ख्वातीन तालीम के हक में नहीं है। हम कहते हैं कि जिस तरह उनका माशरा चाहता है वैसे तालीम दें, गोया मुझे ये बात भी काबिल कबूल नजर नहीं आती। ठीक है जी हरमीत। अच्छा मीर साहब, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे ये जो पहला OIC का पहला इजलास, पहला बारिश का कतरा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो आर्जी तौर पर तो हम देख सकते हैं कि सारी चीज़ें कुछ बेहतरी हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर अगर मगरब नहीं आता तो मेरे ख्याल में मामलात अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसे में मगरब को कायल करने के लिए अगर हम देखें, जिस तरह सऊदी अरब काफ़ी मुतहरिक था और अब भी है, तो उनका एक बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन इत्तेहादी है मगरब का, तो ऐसे में मगरब को कायल करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, कैसे देखते हैं सर आप ये सारी चीजें? देखिए, तो मगरब राब्ता तो कायम किए हुए है, और वो कतर में ज़ाहिर है कि जिस दफ्तर तालिबान का उनसे राब्ता किया हुआ है। मेरा ख्याल है सारा नतीजा, मैंने कहा कि हम प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं सऊदी अरब, और सऊदी अरब यकीनी तौर पर मगरब से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता, कोई स्टेप नहीं उठाता। वो इस्लाम की खिदमत भी पूछ कर ही किया करता है। वो जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहा करते हैं कि जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना, तो ज़ियाउल ने कहा था साबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना। तो हम मगरब की मुखालफत भी करते हैं तो उससे पूछ कर ही करते हैं, और उसको कोई ऐसा काम करते हैं जो बज़ाहिर नजर आता है कि उनके हक में नहीं है, उनकी क्योंकि मगरब के अंदर यह ख्वाहिश तो मौजूद है, तो उन पर ये इल्जाम न लगे कि उन्होंने अफगानिस्तान के अवाम को तबाह कर दिया है। वो तालिबान को कबूल करना नहीं चाहते, लेकिन जिस मुल्क में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी नेशन बिल्डिंग के लिए, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है आमतौर पर, पता नहीं नीयत क्या होती है, उसके लिए वो ये तासुब नहीं देना चाहते कि हमने इसमें कोई नेगेटिव रोल अदा किया है। मीर साहब ये फरमाइए कि बेपनाह इन्वेस्टमेंट जैसे आपने भी कहा, इससे पहले अमेरिका की थी, अभी वो लोग दबे हुए होंगे कहीं ना कहीं,
जो लोग अमेरिका से पैसे लेके उनकी NGOs के लिए, उनकी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते थे। मैं ऐसी एक सबक शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, और वही है कि वियतनाम के ऊपर जिस तरह से अमेरिका ने तबाह उसको कर दिया था, लेकिन उसी वियतनाम में बेपनाह इन्वेस्टमेंट की और अब एक नई पौध पूरी अमेरिकन सपोर्टर्स की वहाँ पे पैदा हो चुकी हुई है। कोई ऐसा तरीक़ेकार अमेरिका सोचता होगा ज़रूर कि यहाँ पे भी बहुत पैसा खर्च किया जाए और उस बुनियाद के ऊपर यहाँ तब्दीली ऐसी लाई जाए कि अमेरिकन सपोर्टर पैदा हो जाए यहाँ पे। तो ये ऐसा है कि शायद 1200 NGOs काम कर रही हैं वहां पहले से, अब उनका फंड नहीं मिल रहा। अमेरिका जी चाहेगा कि उनके जरिए से वहां अपना असर और तासुर जो है कायम रखे। अपने वियतनाम की मिसाल दुरुस्त तौर पर दी है, लेकिन उसको 22 साल लगे थे। मुझे नहीं पता कि अफगानिस्तान में जो अब इस अमेरिका को शर्म महसूस हो रही है अपनी शिकस्त के जरिए या पॉलिसी के जरिए, जो उसने 20 साल तक वहां पैसा झोंक कर गलत तरीके से इख्तियार की है, उससे निकलते हुए कितना असर लगेगा? असल वक्त लगेगा, लेकिन वो जो वक्त लगेगा उस वक्त के बाद अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये अफगानिस्तान अब जो है चीन की जोड़ी में चला जाए। उसकी असल लड़ाई चीन के साथ है। रूस भी पीछे बैक में मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि वो ममालिक जो रूसी असर के तहत गिने जाते थे, यानी कि जिसे वेस्ट एशिया कहते हैं, पाकिस्तान, ये सारे मुल्क इसमें शामिल नहीं हुए। ये एक मानी खेज बात है, और इसको किस तरह हम लेके चलेंगे आगे, ये हमारी खारजा पॉलिसी का ही मसला है। हम बिल्कुल धक्के के जोर पर, ताकत के जोर पर खारजा पॉलिसी चलाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगी। जो हमारी रवायती एक जमाने की खारजा पॉलिसी थी, अगर कोई ऐसा हम सोल्यूशन तलाश कर सकें, उनको कन्विंस कर सकें, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा सोल्यूशन जो उनको काबिल कबूल हो, तो शायद हम बेहतर तौर पर इस मसले को लेकर आगे बढ़ सकते। अच्छा मीर साहब, जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा है कि अभी वक्त लगेगा, तालिबान की हुकूमत को, अफगानिस्तान में जो हुकूमत है वो अपने आप को भी मनवा नहीं पाएंगे, आपको क्या लगता है इसके लिए क़यादत को वहां क्या करने की जरूरत है ताकि दुनिया उनको एक्सेप्ट करे? एक्सेप्टेंस के लिए क्या करना है? मीर साहब को शायद आवाज दी गई। मीर साहब, तालिबान के जहाँ पे उनकी तरफ बहुत सी सपोर्ट गई है, वहाँ बहुत से उनसे मुतालिक हुए हैं। जो रोमा का सवाल है बुनियादी तौर पे वो उसी से मुतालिक है कि तालिबान को क्या करने की ज़रूरत है। जैसे आप ये देखो कि उनसे ये कहा गया है कि अपनी गवर्नमेंट को इंक्लूसिव करें, ये बार बार हम भी कहते रहे हैं, यानी उसमें दूसरे ग्रोहों को, दूसरे ग्रुपों को भी शामिल करें। ख़वातीन की तालीम के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़ोर है कि उनको बराबर के हकूक़ दिए जाएं, उनको बराबरी के लेवल के ऊपर तालीम दी जाए। बहुत सी पाबंदियां भी पिछले दिनों उन्होंने लगाई, जैसे सेकेंडरी स्कूल है उसके ऊपर कहा गया कि बहुत सी शराइत हैं जिनके तहत वो स्कूलों में जा सकेंगी। ये बात नहीं पसंद की गई मगरब में। और इसी तरह से जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं, उनके बारे में कहा गया है कि अक़लियतों का कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये सारी वो जो है गुफ्तगू ये चल रही है साथ साथ इसके अंदर भी। और एक मीर साहब ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मेरे ख्याल में इसकी तरफ भी इशारा ज़रूर होना चाहिए, और वो ये है कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो ममालिक हैं इनका रोल कितना इम्पोर्टेंट होगा। चाइना भी अभी तक खामोश होकर बैठा हुआ है। चाइना की तरफ से कोई ऐसी बात, रशिया का भी किरदार भी बहुत इम्पोर्टेंट है बात में, मतलब ये है। तो हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। बिल्कुल, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट के खेल के मैदान से अच्छी खबर ये है कि 2022 में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। पहला जो दौरा होगा वो दिसंबर में होगा, और जो टीम है वो 2023 के जनवरी तक पाकिस्तान में ही रहेगी और मैचेस खेलेगी। उसके बाद दोबारा अप्रैल में विजिट करेगी। सो दोनों दौरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। पहले सितंबर की अगर बात की जाए, जो रवा साल सितंबर तक सिक्योरिटी का बहाना बनाकर न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से चली गई थी, जिसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म का भी सामना रहा। बट एनीवेज ये अच्छी खबर है जो अब हमारे सामने आ रही है। इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, दोनों दौरों को अगर देखा जाए, जो न्यूजीलैंड की टीम अगले साल करेगी और उससे अगले साल एक दौरा होगा, तो ये बताएं ये किस कदर मतलब बेहतरी की अलामत है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, किस कदर बेनिफिशियल है? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा न्यूजीलैंड को पहले मुज़ाकरात की टेबल पे लाया,
कल फाइनली दौरे का प्रोग्राम अनाउंस हुआ। लेकिन 2022 जो अब से तकरीबन कोई एक हफ्ते 10 दिन बाद नया साल शुरू हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में क्रिकेट के अगर हवाले से देखा जाए तो काफी ब्रेक थ्रू का साल है कि 27 जनवरी से पहले PSL होनी है, उसके बाद फरवरी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है, फिर सितंबर में इंग्लैंड की टीम ने आना है। इंग्लैंड की टीम भी 2 हिस्सों में आएगी, पहले T20 खेल कर चली जाएगी भारत, जहाँ वो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी जहाँ T20 वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद फिर वापस आएगी टेस्ट मैच खेलने के लिए। और फिर जिस तरह कल अनाउंस किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि न्यूजीलैंड की टीम पहले 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने आएगी, फिर अप्रैल में 2023 में रमजान के फौरन बाद ये सीरीज है 5 वनडे इंटरनेशनल होने और 10 5 T20 इंटरनेशनल, 5 T20 इंटरनेशनल, बेसिकली 10 व्हाइट बॉल सीरीज की ये मैचेस होंगे। और बेसिकली ये इजाफी मैचेस पाकिस्तान को क्रिकेट न्यूजीलैंड इसलिए दे रहा है कि सितंबर में जब न्यूजीलैंड की टीम सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पिंडी से चली गई थी, तो पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ था उस नुकसान के अजाले के लिए पाकिस्तान को इजाफी मैच दिए गए। मेरे ख्याल में अगर ये 3 टूर हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं, मुझे लग रहा है कि सीरीज हो जाएगी तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि दुनिया में यही वो 3 टीमें हैं, कहते हैं कि जिस मुल्क में जाती हैं इसका मतलब ये है कि उस मुल्क के सिक्योरिटी हालात जो हैं वो अब नॉर्मल हो गए। जी, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने आना है इस 2022 में पाकिस्तान, और वो दौरा भी बड़ी अहमियत का हामिल है। आप ये फरमाइए कि अगर ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो जाता है तो फिर पाकिस्तान में राह हमवार हो जाती है बहुत सी टीमों के आने के लिए। उसकी वजह यह है कि एक खदशा लोगों को ये मौजूद है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया भी सिक्योरिटी का बहाना बना के राह फरार ना अख्तियार कर ले। राव भाई, अभी जब वेस्ट इंडीज की टीम लास्ट वीक आई हुई थी कराची, तो पहले और दूसरे T20 इंटरनेशनल में एक वीक पहले ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी डेलीगेशन पाकिस्तान में था। उन्होंने कराची में अपना दौरा शुरू किया, यहाँ पर सिक्योरिटी हुकाम ने उनको ब्रीफिंग दी, फिर इस्लामाबाद गए, शेख रशीद साहब जो वजीर दाखिला हैं उनसे भी मुलाकात हुई, फिर लाहौर गए, PCB हेडक्वार्टर पंजाब गवर्नमेंट ने भी उनकी ब्रीफिंग का एहतमाम किया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी डेलीगेशन कराची में आया, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दोनों पहले T20 इंटरनेशनल ना सिर्फ देखे, बल्कि जब होटल से टीमें रवाना हुई उन्होंने वो ड्रिल्स देखी कि किस तरह पाकिस्तान सिक्योरिटी के इंतजाम कर रहा है। फिर जब टीमें होटल वापस गई वो और ग्राउंड के अंदर जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लग रहा कि देख कोरोना तो एक बिल्कुल एक जी बिल्कुल बिल्कुल अदर देन कोरोना मुझे नहीं लग रहा कि कोई सिक्योरिटी का इशू बनेगा। ठीक है। अच्छा हरमीत, अच्छा जी जी भट्टी साहब, अगर हम देखें जिस तरह न्यूजीलैंड ने दौरा मनसूख किया और यहाँ से निकल चले गए, वापस चले गए, तो ऐसे में क्या आपको लगता नहीं है कि उन्होंने एक सबक भी हमें दिया कि भैया जब तक आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने टीम की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाते, तो लोग ऐसे भागते चले जाएंगे। और यही वजह थी कि हमारे खिलाड़ियों ने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और टीम की कारकर्दगी की बात की जाए तो बहुत बेहतरी उसमें आई। देखिए, जो हमने T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी, फिर बांग्लादेश में दी, अभी वेस्ट इंडीज साहब, तो रमीज राजा ने यही मैसेज दिया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो दुनिया हमारे पीछे भागेगी। और माशाल्लाह आप देख लें कि क्या जबरदस्त 2021 में पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया है। 29 में से 20 T20 जीते और 8 में से 6 पाकिस्तान ने वनडे इंटरनेशनल जीते और 8 ने टेस्ट मैच जीते हैं। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो भी एक फैक्टर है। लेकिन रमीज राजा जब से PCB चेयरमैन बने, आप देखें पाकिस्तान ने इंटरनेशनली अपना स्टांस काफी हार्ड लाइन ली हुई है। और माजी में जिस तरह हमारे PCB के हुक्मरान लोगों के आगे झुक के जाते थे, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम सर उठा के लोगों से बात भी कर रहे हैं, अपना मौकिफ भी पेश कर रहे हैं और फाइनली पूरी दुनिया ने भी पाकिस्तान के मौकिफ को तस्लीम किया है। यही वजह है कि 3-4 महीने में आप देखें न्यूजीलैंड के वहां पर उनकी प्राइम मिनिस्टर ने भी इमरान खान साहब को सितंबर में मना कर दिया था कि हम लोग पाकिस्तान में सीरीज नहीं खेल सकते। लेकिन 4 महीने बाद कल उन्होंने डेट्स अनाउंस कर दी
अभी मैचेस का एग्जैक्ट शेड्यूल अनाउंस होना बाकी है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इंटरनेशनली काफी अपने आप को मनवाने की कोशिश की है। और मैंने अपनी 30-35 साल की जो जर्नलिज्म की मेरा तजुर्बा है, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना सख्त मौकिफ नहीं देखा। और पाकिस्तान भट्टी साहब, जिस तरह से आप हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टांस की वजह से हमें बहुत से फायदे हो रहे हैं और चीजें भी आसान हो रही हैं, इस सख्त स्टांस में ऑब्वियसली रमीज राजा साहब को क्रेडिट जाता है, बट अगर ये स्टांस इनकी वजह से ये खुद ले रहे हैं तो ये फायदा हो रहा है, ये स्टांस स्ट्रॉन्ग कोई और भी लेता तो इतना ही फायदा होता? देखिए, ये डिपेंड करता है कि स्टांस लेने वाला कौन है। रमीज राजा खुद बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, कमेंटेटर, दुनिया के माने हुए कमेंटेटर, उनको वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कहा जाता था। क्योंकि उन्होंने एमबीए किया हुआ है, वो एक बहुत बड़े बैंक में बहुत बड़े ओहदे पर भी रहे, तो उनकी जो मैन मैनेजमेंट थी वो यहाँ उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स और मैन मैनेजमेंट की स्किल्स जो है उससे पाकिस्तान। एक बात एहसान मानी साहब कर रहे थे जो नॉन क्रिकेटर थे, और आज जब क्रिकेटर बात कर रहा है, आप देखें कि इंग्लैंड के बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक माइक एथरटन, नासिर हुसैन और दुनिया के बहुत सारे लोग, सब वो पाकिस्तान के हक में इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि रमीज राजा ने जब उनसे बात की, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, तो वो कन्विंस हुए कि वाकई पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई है। और आज देखें कि पूरी दुनिया जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान का मौकिफ मान रही है, बल्कि अब पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि पिछले जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान के केस को गलत पेश किया, उन्होंने भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान का केस लेके चले, लेकिन शायद रमीज राजा ने जितना स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया वो शायद पिछले बोर्ड्स की तरफ से नहीं नजर आया था। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ा सा जरा आने वाले मैचेस के हवाले से बात कर लें। टीम फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने आना है, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त पीक पे पहुंचा हुआ है। कोई टीम जब पीक पे आती है तो ज़रा उससे थोड़ा सा आदमी को एक एहतियात करनी चाहिए, उसके मुताबिक प्लानिंग करनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने खेलना है आके, आपको लगता है कि टीमों में तब्दीली आएगी पाकिस्तान की? कुछ नए प्लेयर इंडक्ट होंगे, वो लोग जो बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको बदला जाएगा? देखिए राहुल भाई, जो असल ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस है वो टेस्ट मैचेस में तो उनका कोई सानी नहीं है। 1998 में जब वो आखिरी बार पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त भी यहाँ से जीत के गए थे। मार्क टेलर जो उनके कप्तान थे, उन्होंने पेशावर टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। लेकिन बाबर आजम ने जितना कप्तानी की है पिछले, खासतौर पर इस 2021 के साल में ले लें तो पाकिस्तान की यंग टीम एक बदतरीन टीम नजर आ रही है। लेकिन कल एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ यासिर शाह का। मीडिया में काफी यासिर शाह के हवाले से सुना है। अभी तक मेरे ख्याल में एक तो क्रिकेट बोर्ड को उस हवाले से एक क्लियर कट स्टांस लेना चाहिए। रिसेंटली आपने देखा कि जिस तरह टिम पेन का मामला ऑस्ट्रेलिया में आया था कि टिम पेन ने खुद ही कह दिया कि जी मैं अभी क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। तो यासिर शाह पाकिस्तान की बॉलिंग में खासतौर पर स्पिन बॉलिंग को लीड कर रहे थे, और पिछले 6-7 साल में यासिर शाह ने जितनी पाकिस्तान को फतूहात दिलवाई, तो मेरा ख्याल में अब यासिर शाह मुझे नहीं लग रहा कि उस चीज में होंगे। लिहाजा अब हमारे पास 2-3 महीने हैं। हमारा इस वक्त फर्स्ट क्लास सीजन खत्म होने जा रहा है, वनडे टूर्नामेंट होना है, पीएसएल होना है, तो हमें एक राइट आर्म लेग स्पिनर की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास इस वक्त साजिद खान, जिन्होंने बांग्लादेश में 12 विकेट ली थी टेस्ट मैच में, फिर नोमान अली, ये अच्छे स्पिनर हैं। लेकिन रिस्क की मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जरूरत है। लेकिन बैटिंग में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के पास एक अच्छी टीम है, अच्छा जज्बा है पाकिस्तान के पास। ऑस्ट्रेलिया की टीम का खैर दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें उनसे टीम को लेके चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। जी हरमीत। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया, अगर यासिर शाह की अगर बात करें तो वैसे भी तो रिटायरमेंट के करीब भी है, लेकिन ऐसे कंट्रोवर्शियल ऐसा इल्ज़ाम जब आता है तो क्या आपको लगता है कि पीसीबी की जानिब से अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो क्या पाबंदी आयद होंगी यासिर शाह पे? और साथ साथ में ये बताइएगा कि धानी की परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की रही है, तो ऐसे में फ्यूचर में उसका मुस्तकबिल जो है वो आप कैसे देखते हैं एक फास्ट बॉलर के तौर पर? हुरमित साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि यासिर शाह जो है वो कैरियर के
आखिरी हिस्से में उनके परफॉर्मेंस में भी काफी डिक्लाइन आया है। वेस्ट इंडीज की सीरीज में उन्होंने आखिरी बार जो मैच खेला था उसमें कोई विकेट नहीं ले सके, फिर जिम्बाब्वे की सीरीज मिस की, उसके बाद उन्होंने अभी बांग्लादेश की सीरीज मिस की। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हमें नहीं पता कि वो जो इल्जामात लगे हैं उनमें कितनी हकीकत है। तो मेरे ख्याल में जब तक ये मामला क्लियर हो उस वक्त तक तो यासिर शाह को, पीसीबी को, मेरे ख्याल में नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, शुक्रिया अदा करते हैं बहुत माजिद भट्टी शुक्रिया। साहब का। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कोई कमेंट ऐड करना जी चाहें? बिल्कुल, माजिद भट्टी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तैयारी हमें बहुत करनी है। यासिर शाह की जैसे बात हो रही है, यासिर शाह काफ़ी अर्से से परफॉर्म नहीं कर रहे और ये परफॉर्मेंस की ना होने की वजह से उनको बांग्लादेश के दौरे में उनकी फिटनेस का भी मसला था, उनको उससे अलहदा कर लिया गया। लेकिन ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा है यासिर शाह के ऊपर। इस इल्ज़ाम से अगर वो निकल जाएँ तो फिर शायद उनकी फिटनेस बहाल हो तो उनको एक मौका दिया जाए। लेकिन यह है कि अभी तक 2-3 नाम हैं रिस्ट स्पिनर के तौर पे, लेग स्पिनर के तौर पे, जिनको आगे लाया जा सकता है। अब देखते हैं टीम अनाउंस होगी, प्लानिंग होगी तो किसका नाम आता है। बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, इसी के साथ ये भी हम पर जाएंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। विस पाकिस्तानी कौमी तराने के खालिक हफीज़ जलंधरी साहब की आज 39वीं बरसी मनाई जा रही है। 1900 में पैदा हुए थे भारतीय रियासत पंजाब के शहर जलंधर में और उसके बाद मुस्तकिल तौर पर लाहौर में इन्होंने सुकूनत की थी। बहुत अहम रोल प्ले किया तहरीक पाकिस्तान में और अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों में जो जज्बा हुर्रियत था उसको बेदार किया। अच्छा, हफीज साहब से मुलाकात का मुझे शर्फ रहा है। ग्रेट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हफीज साहब ने बाकायदा किसी मदरसे से या स्कूल से या कॉलेज से तालीम हासिल नहीं की थी। अच्छा, लेकिन उसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ अपने मुताले को जारी रखा और अपने मुताले की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए। अच्छा, ज़बान पे बड़ा कंट्रोल था। आप ये देखो, तराना ही जो है किश्वर हसीन शादबाद है ना, पाक सरजमीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद, पूरा तराना आप पढ़ लो और आपको अल्फाज का जिस तरह से भरमार होती है, जिस तरह से इस्तेमाल होता है इंतहाई खूबसूरत अंदाज में। फारसी पे बहुत कमाल था उनका। तो मुझे 2-3 वाक़यात याद हैं इनके। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर मुनव्वर, मिर्ज़ा मोहम्मद मुनव्वर, इकबालियात के जो एक्सपर्ट थे, उनकी क्लास में ये आके बैठा करते थे और एक बार बाकायदा बज़िद हो गए कि मुझे तुम फर्स्ट ईयर में दाखिला दो और मैं बाकायदा रेगुलर स्टूडेंट बन के तो वो करना चाहता हूँ, प्रिंसिपल के कमरे में बैठ के जाकर। अच्छा। वो प्रिंसिपल ज़ाहिर है इतने बड़े राइटर, इतने बड़े शायर, पाकिस्तान के तराने के खालिक, वो जब ऐसी जिद कर रहे हैं, वो भागे आए प्रोफेसर मुनव्वर साहब के पास और उन्हें कहने लगे कि भाई हफीज़ बैठे हैं मेरे कमरे में और कह रहे हैं कि मुझे कॉलेज में दाखिला दो। तो मिर्ज़ा मुनव्वर साहब ने कहा कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, उनको कहो कि दाखिले की शर्त यह है कि मैट्रिक की सनद होनी चाहिए। अच्छा। आप मैट्रिक की सनद लें, आपको दाखिला मिल जाएगा। अब मैट्रिक की सनद हो तो सब है, वो उनके पास थी नहीं। बहरहाल 4 जिल्दों में शाहनामा इस्लाम इन्होंने लिखा और छोटी बहर की बहुत ही खूबसूरत गज़लें। हफीज़ साहब का जो एक ख़ास उनकी महारत है, मुझे अभी तक याद है वो जैसे वो आता है कि बांग्लादेश की अलहदगी के ऊपर इन्होंने लिखा कि दोस्ती अब गले का हार नहीं, तार टूटा बिछड़ गए दाने, हमने रोका हफीज़ को वरना और भी कुछ लगे थे फरमाने। मतलब ये इस तरह से है। फिर वो उस शौक ने निगाह न की, हम भी चुप रहे, ठीक हमने भी वाह न की, हम भी चुप रहे, देखा किए हमारी तरफ बज़्मे गैर में, तजदीद रस्मो राह न की, हम भी चुप रहे। गुनगुनाते बहुत अच्छा थे और अपनी शायरी बहुत ज़्यादा जो है वो कलाम को गा के पढ़ते थे, मशहूर कर देते थे मजमे में जहाँ पे भी कहीं जाते थे। और 1900 के जैसे वाक़े बहुत अर्ली एज में इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी और 1915-16 से मुशायरों में शिरकत करना शुरू कर दी थी। तो एक और इनके दोस्त थे, उनका नाम था शेख अब्दुल शकूर। दोनों जब इकट्ठे बैठते थे तो मुझे याद है कि ये वाक़यात 1920 के 22 के इस तरह से दोहराया करते थे कि जिसकी कोई हद नहीं। हफीज़ साहब एक बात मजाक में भी बहुत कहा करते थे और कहते थे कि भाई हमने तो सीधा जन्नत में जाना है। अच्छा। तो वो हम लोग मुस्कुरा के पूछते थे कि जी वो किस तरह से इतनी छोटी आपको है,
कहते थे कि एक तो मैंने कौमी तराना लिखा है, अच्छा। मैंने शाहनामा इस्लाम लिखा है, हाँ। और दूसरी ये कि हिंदुस्तान की तमाम गाने वालियों को मेरा कलाम ज़बानी याद है। जबरदस्त। वो जो था ना वो इस तरह का, बड़े बदला सन थे, बहुत गुस्सा। आपकी बातों से ऐसे लग रहा है जोली भी थे। हाँ, बड़े जॉली भी थे, लेकिन नाराज बहुत जल्दी हो जाते थे। अच्छा। तो एक उम्र के बाद, अभी बहुत ज़्यादा, आप देखो 82 साल की उम्र कोई ऐसी उम्र नहीं थी, लेकिन आखिरी उम्र में बीमार बहुत ज़्यादा रहे, और बीमारी की वजह से मॉडल टाउन में इनका घर था। फिर इनकी वफात के बाद ये था कि इनको दफन कहाँ किया जाए, तो इनको आपको पता ही है कि बहुत एजाज़ के साथ दफन किया गया। बिल्कुल। बड़ा इनके मतलब कारनामे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हम, और इनका जो तहरीर किया हुआ, जो इनकी क्रिएटिविटी है, हमारा कौमी तराना, वो आज भी दुनिया भर में गूंजता है। हाँ। बड़ी ज़बरदस्त है। बट एनीवेज अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ख्वाजा सरा बरादरी ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी और साथ ही साथ वरासत में हक दिए जाने का मुतालबा किया है, और ये भी कहा है कि हुकूमत ख्वाजा सरा कम्युनिटी से अब तक जितने भी वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किए हैं, इनको जल्द अज जल्द पूरा करे। तो इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज का रुख करेंगे। ट्रांसजेंडर नायाब अली हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे नायाब आपको। जी हरमीत। अच्छा नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगर हम देखें तो कल भी प्रोटेस्ट चल रहा था, परसों से भी प्रोटेस्ट, आप भी इधर लीड कर रही थी इस्लामाबाद की, अगर मैं बात करूं। ऐसे में सिंध की जानिब से बल्दियाती, मेरे ख्याल में जो इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेने की बात हो रही है, बल्कि इजाज़त भी मिल गई है। तो यहाँ पे क्यों पंजाब और KP और सिंध की अगर बात करें, बहुत बड़ी तादाद है ख्वाजा सराओं की, तो ऐसे में इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि आपकी तरफ से जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, क्या कोई हुकूमती एहलकारों की जानिब से या जो इदारे हैं उनकी जानिब से कोई रब्ता हुआ आप लोगों से? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हरमीत, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। दूसरे नंबर पे जब भी हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो हमेशा जो है वो जमहूरियत तभी होती है जब उसके तमाम के तमाम तबकात, शायद वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, जेंडर माइनॉरिटीज़ हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, वो बराबरी की सतह के ऊपर कौमी धारे के अंदर शामिल हो सकें। तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी का बड़ा दरीना मामला रहा है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट ना करें। आप यू कैन पार्टिसिपेट, बट आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे मसले हैं, मेरे प्रॉब्लम्स हैं, मेरे इश्यूज हैं, वो मेरे से बेहतर नहीं बता सकता कोई, बिकॉज मैंने वो सफर किया है, मेरी कम्युनिटी ने वो सफर किया है। हमने पिछले 3 सालों में देखा कि ईवान के अंदर ख्वाजा सराओं के मसाइल के ऊपर मर्दों ख़वातीन ने बिल्कुल बात की है और बहुत अच्छे तरीके से बात की है, लेकिन जब हम उनको गाइड करते थे, जब हम उनको एडवाइस करते थे, अच्छा ये मसला है, तो हमें 2 घंटे इसी पे गुजर जाते थे अपने मसले समझाने के लिए। तो इसके लिए मैंने 2018 के जो आम इंतखाबात हुए, तो उसमें नेशनल असेंबली की सीट के लिए, जनरल सीट के ऊपर कंटेस्ट भी किया था उकाड़ा 42 से। बट द थिंग इज कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक पूरे के पूरे ओपन मेरिट के ऊपर नहीं आ सकती, तो उसके लिए रिजर्व सीट का हमारा मुतालबा बहुत देरीना है। 2017 में हमने सुप्रीम कोर्ट में जब साकिब निसार साहब ने सो मोटो नोटिस दिया था, तब भी ये बात कही थी और उन्होंने कहा था आपकी आबादी बहुत कम है, जिसकी वजह से हम आपको नहीं अभी जो है वो गवर्नमेंट इंक्लूड कर सकती। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कदम आया, डेफिनेटली वो बहुत काबिल तहसीन है। लेकिन द थिंग इज कि पंजाब में क्यों नहीं, बलूचिस्तान में क्यों नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में अभी हालिया में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं और एक भी ट्रांसजेंडर वहां पे खड़ा नहीं हुआ, बल्कि जो ट्रांसजेंडर बन्नू से जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, वो प्रॉपर उनको उनकी वो क्वालिफाई ना कर पाए और उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए। द थिंग इज कि जो हमारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुल्क गिर एहतजाज हो रहे हैं, क्योंकि ये बल्दियाती निज़ाम का जोर और शोर मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। एक तरफ तो हुकूमत कमिटेड है हमारे साथ थ्रू ट्रांसजेंडर राइट प्रोटेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत कि ख्वाजा सराओं को इक्वल राइट्स मिलने हैं, तो व्हाई नॉट कि अभी से क्यों ना शुरू किया जाए।
पीपल्स पार्टी ने, चूंकि अभी आपने पिछले दिनों देखा कि 25 से ज्यादा सिंध के ख्वाजा नुमाइंदे जो है वो पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद, उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। पीटीआई में जो भी एक हमारे ट्रांसजेंडर हैं रिमल अली, उन्होंने इसमें शमूलियत अख्तियार की। अभी जो प्रोटेस्ट था लाहौर में, उसमें 2 सूबाई जो है वो मेंबर पार्लियामेंट, जिसमें उज़मा कारदार साहिबा और सादिया सुहेल साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रोटेस्ट में हमारे साथ शरीक रही हैं। और द थिंग इज के वहां पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मर्ज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि उज़मा कारदार साहिबा ने भी वहां पे एक स्टेटमेंट दी कि अच्छा नहीं, ये सीट जो है वो पंजाब के अंदर सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए नहीं है, आप लोग भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बीइंग अ सिटीजन तो हम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो शनाख्ती कार्ड है वही इमरान खान साहब के पास शनाख्ती कार्ड है, तो अगर जो इमरान खान साहब को वो राइट्स देता है वही हमें देता है। हम तमाम सीट्स के ऊपर क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड है, हमारी आइडेंटिटी की जो डिमांड है, हम चाहते हैं देयर शुड बी अ स्पेसिफिक रिजर्व सीट फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो कि ऑर्डिनेंस के अंदर डेफिनेटली हमारी ये बड़ी सख्त और जो है वो जायज डिमांड है कि इसको जो है वो फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो कैबिनेट्स तमाम सूबों की इसको जारी करें और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बल्दियाती इंतखाबात में कम से कम एक रिजर्व सीट। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनॉरिटी के नुमाइंदे हैं आप लोग, क्योंकि बेहतर आप लोग जान सकते हैं कि आपके जो मसाइल है वो उसको सॉल्व करना, उसके आगे लेके जाना आपकी कम्युनिटी बेहतर कोई नहीं जानेगा। रऊफ साहब क्या कहेंगे सर आप इस पे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में हो सकता है ऐसा, लेकिन इससे ज़्यादा ये नहीं बेहतर कि क्या पहले स्टेप के तौर पे आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जैसे सिंध में पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया पीपीपी ने, पीपीपी में, इसी तरह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करके पहले वहाँ से जनरल सीट के ऊपर इलेक्शन लड़े और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने चलें। चूँकि यहाँ पे ये एतराज़ होगा फिर भी कि जी अभी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है जो उसको देखा जाए तो। जी बिल्कुल, आप रऊफ साहब बहुत बेहतर कह रहे हैं, लेकिन तादाद के ऊपर हमारा शुरू से यही मसला आता रहा है कि जब नेशनल स्टैटिस्टिक ब्यूरो ने एक डाटा दिया 2017 में मर्दमशुमारी में, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 10,000 के करीब ख्वाजा मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हमारी तमाम ख्वाजा तंजीमों ने इसको ना सिर्फ रिजेक्ट किया, जिसके नतीजे में जो अभी हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिक ब्यूरो की तरफ से एक मजीद दोबारा 2021 में जो मर्दमशुमारी हुई उसके अभी तक फिगर्स नहीं दिए गए, ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन द थिंग उसके मुताबिक 21,000 उन्होंने ख्वाजा सराओं को नुमाइंदगी दी, उन्होंने उसको काउंट किया। लेकिन द थिंग इज कि जो हमारी ट्रांसजेंडर लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर 3 लाख के करीब ख्वाजा सरा मौजूद है, बिकॉज वी आर वेरी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो जो ये एतराज है ये बिल्कुल गलत एतराज है कि तादाद में काम है। द थिंग इज कि गवर्नमेंट का मैकेनिज्म प्रॉपर क्लियर नहीं है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को प्रॉपर्ली काउंट कर सके, और बहुत से ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड नहीं है, बहुत से दूसरे मसले हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बहुत ज्यादा मसला हो रहा है। द थिंग इज कि जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज में शमूलियत का जो है वो सवाल है, पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उनके बड़े जो है वो रहनुमा उसके साथ शामिल हुए, लेकिन अब मैं खुद जाऊं और मैं जाके कहूं कि अच्छा मुझे पार्टी में शामिल कर लें, तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन द थिंग इज कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, इंक्लूड करने की जरूरत है। अब देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मरियम नवाज साहिबा के साथ मेरी तो एक्सेस नहीं है, या मेरी इमरान खान साहब के साथ तो मेरी एक्सेस नहीं है। द थिंग इज बिलावल साहब के साथ बिल्कुल नहीं। तो द थिंग इज कि एक्सेस जब हमारे पास नहीं है तो वही चीज है कि हम कैसे उनको कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं वो अपने इलाकों की सही नुमाइंदगी नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमारी बात कहां पे जाके आगे अपने लीडर्स के सामने रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जी जी, अच्छा नायाब, जिस मैकेनिज्म की आप बात कर रही हैं और साथ में आप ये भी कह रही हैं इसको बेहतर करने की जरूरत है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास इस मैकेनिज्म की बेहतरी के लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या किया जाए?
देखिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की 17 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, जिसको ना सिर्फ चलाने वाले ख्वाजा सरा हैं, वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, वो एक ऐसा मॉडल वर्क फॉर कम्युनिटी, विद कम्युनिटी एंड बाय कम्युनिटी के मॉडल के ऊपर काम करते हैं। तो गवर्नमेंट को जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ना सिर्फ कोलैबोरेशन करने की जरूरत है और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करवाने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम एक स्ट्रॉन्ग लाइजॉन बिल्ड कर सकते हैं और दोनों तरफ से जब कोऑर्डिनेशन होएगी तो तब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक एक्यूरेट डेटा, फॉर एग्जांपल वी आर रेडी टू आइडेंटिफाई ट्रांसजेंडर पीपल कि अच्छा हमारे पास कितने लोग मौजूद हैं, हम उनके सर्वे करवाने के लिए तैयार हैं। जब हमने मर्दमशुमारी में इनको रेकमेंड किया था कि आप जो इनमरेटर्स हैं, जो डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, वहां पे ख्वाजा सरा कम्युनिटी को इंक्लूड करें ताकि वो अच्छे तरीके से एक सही और एक एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर सकें। अगर आप वोट रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल वैन्स लगाते हैं शनाख्ती कार्ड की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप उसमें ट्रांसजेंडर नुमाइंदों के पास जाएं कि अच्छा आप देखें आपके इलाके में कितने ग्रुप्स हैं। इस तरीके से दो चीजें होंगी, एक तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होगी जिन लोगों को इंगेज किया जाएगा, और दूसरे नंबर पे हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग के लिए एक एग्जैक्ट डाटा मौजूद आ जाएगा। और जब ऑब्वियसली हमारे पास नंबर्स होते हैं तो हम एक बेहतरीन पॉलिसी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। लेकिन द थिंग इज, मैं यहां पे बात जरूर कहूंगी, तादाद में कम होने का मतलब ये नहीं है कि राइट्स थोड़े हैं। तो ये वो राइट्स हैं जो ना तो मांगे जा सकते हैं और ना जो है वो कोई हमें दे सकता है। तो ये हमारे राइट्स, हम इनके साथ पैदा होते हैं, तो हमें तमाम जो इमरान खान साहब को राइट्स हैं उन्हीं के मुताबिक हमें भी मिलना चाहिए। और हम भी वजीर आजम, क्यों, वाई नॉट अ ट्रांसजेंडर पर्सन कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वालिटी। मैं भी बन सकता हूँ। बिल्कुल। एक और चीज आपसे पूछना है, मेरे ख्याल में टाइम अगर है तो हम सवाल कर सकते हैं क्विकली। चलो फिर ठीक है, नया वज़ीर आज़म बन जाएगी और हम वज़ीर खारजा बन जाएंगे। तो आप मुझे तर्जुमान बना लेना। हाँ, तो वजारत कोई ना कोई मेरे पास भी आ जाएगी। मुझे नहीं मालूम तालीम की दोगे मुझे या स्पोर्ट्स की दोगे। चले, काबिल लोगों के पास वजारतें होनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया नायाब, थैंक यू वेरी मच। एंडिंग बड़े मजे की थी। हाँ, एंडिंग बड़े मजे की थी। लेकिन बहरहाल इतना तो ये ज़रूर है कि अभी मरहले बहुत हैं इनके आगे जाने में और मुश्किलात भी बड़ी हैं। सबसे पहले तो मुआशरे में रिकग्निशन की बात है। मुआशरे में रिकग्नाइज़ किया जाना कि ट्रांसजेंडर भी एक हकीकत रखते हैं, उनको तमस्खुर का निशाना ना बनाया जाए, उनको कारामद शहरी बनाने के लिए कोई ना कोई रोल प्ले किया जाए। तो उसके लिए जैसे कुछ जगहों पे काम हुआ है। मुल्तान का हमने उस सेंटर की बात की जहाँ पे ट्रांसजेंडर को कोई ना कोई तकनीकी माहिरीन बनाने के लिए, कोई ना कोई सलाहियतें देने के लिए वो काम किया जा रहा है। इस तरह के सेंटर्स और होने चाहिए ताकि सड़कों पे खड़े भीख ना मांग रहे हों। इस तरीके से तो पाबंदी भी लगाई जा चुकी है, फिर कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। बहरहाल इब्तिदा हो चुकी है बट अभी बहुत सा काम करने की मजीद जरूरत है। बट एनीवेज इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।